तो उसका आंसर जो है मैं पोस्ट कर दूंगा उसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हमें डिसीजन थ्योरी में आगे चीज़ें पढ़नी है। ठीक, तो डिसीजन थ्योरी में हमने देखा था डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीजन अंडर रिस्क। ठीक, तो उसमें जो हमें चीज़ें जो पढ़नी है वो उसको हम लोग तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, सेकेंड वन इज योर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, और लास्ट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन तीन पे हमें जो है आज का लेक्चर कंसंट्रेट करना है। ठीक, और इनमें से जो चीजें हैं वो हमारे लिए स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने के लिए यूज होने वाली है, और ये जो EVPI जो लास्ट में है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज सम टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, खाली एक वैल्यू आती है, उसको हमें समझना है कि वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था तो उसको थोड़ा सा याद करें तो क्या था। यहाँ पे वी हैव सम टाइप ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर यहाँ पे लिखे थे 1 2 3 टाइप में, और ऊपर साइड में हम लोग क्या कर रहे थे, कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहे थे। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ नेचर we are writing on the left side, तो और कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑन द टॉप साइड। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कोर्स ऑफ एक्शन आप लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, स्टेट ऑफ नेचर ऊपर भी जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि स्टेट ऑफ नेचर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी नॉट अंडर योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में रहेगा, तो उसको इसकी वजह से हम लोग उसको स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं। और कोर्स ऑफ एक्शन वो चीज रहती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अभी हम लोग इस चीज को जो है ये काफी अभी हमें हेल्पफुल होने वाली ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मैं बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इसमें से बताना होता है कि कौन सा वाला इज गोइंग टू बी योर बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रेटेजी। ये समझने की कोशिश है। तो बात यह है कि ये जो स्टार्टिंग में ये जो दो हैं, हमें ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो अब बात ये आती है कि सर अगर ऐसी बात है कि अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन ही सेलेक्ट करना है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसीजन अंडर रिस्क एंड डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में हमें जैसे पता है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होती थी, रिस्क में हम लोग अब प्रोबेबिलिटी की बात करें। तो अगर इस तरह की कोई चीज पूछी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको बात पूछी जा रही है, सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन अंडर रिस्क। तो धीरे धीरे समझते हैं कि EMV कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड EMV। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले EMV निकालना है, और जो भी EMV आएगा उसमें जो हाईएस्ट EMV होगा उसको लेट से EMV स्टार बोल रहा हूं, तो उसको हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी EMV वैल्यूज निकालनी है, वो समझेंगे कैसे निकालते हैं। और में 3-4 वैल्यूज आएंगी गिवन कोर्स ऑफ एक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास, तो उनमें से हमें ये देखना है कि जो हाईएस्ट EMV वैल्यू होगी उसको हमें बोलना है कि ये वाली स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी देयर। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू? इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंडीशनल पे ऑफ फॉर द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन। ये कंडीशनल पे ऑफ है, अगर वो चीज होती है तो जो गिवन कोर्स ऑफ एक्शन करस्पॉन्डिंग जो आपको जो फायदा होगा दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ठीक, तो ये एक्सपेक्टेड है, जैसे नाम से पता चल रहा है, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो द फॉर्मूला इज ऑफ इज सिग्मा i इक्वल टू 1 to n pij इंटू PI। इसमें PIJ इज योर पे ऑफ। ठीक है, ये क्या है आपके पे ऑफ है, और PI इज योर प्रोबेबिलिटी। इसको समझते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैसे होता है ये समझेगा। तो इसको क्वेश्चन से आई थिंक इज बेटर टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक पर्सन है, उसके पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा बड़ा इजीली कि EMV को कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ए पर्सन हैज 2 चॉइसेस। ठीक है, उसके बाद 2 चॉइसेस हैं, या तो वो हॉट स्नैक स्टॉल खोले, यानी मतलब गर्म खाने का स्टॉल खोले, या तो आइसक्रीम का स्टॉल खोले। ठीक है, उसका 2 ऑप्शन है, एक आदमी है उसका 2 ऑप्शन है, या तो वो गर्म खाने का स्टॉल खोले या तो आइसक्रीम का स्टॉल खोले। ठीक,
और इवेंट क्या होने की चांसेस है, चांसेस ये है कि स्टेट ऑफ नेचर विल बी, जिसको हम लोग इवेंट बोल रहे हैं, कि या तो वहां पे ठंडा हो जाएगा, कूल एंड रेनी हो जाएगा, या फिर वार्म वेदर होगा। दो चांसेस हैं कि या तो कूल एंड रेनी हो सकता है या वार्म हो सकता है, ठीक है। और यह क्या है, हॉट स्नैक स्टॉल है और आइसक्रीम स्टॉल है, ठीक। मेरा सवाल आप सबसे ये है, कोई मुझे बताएगा कि दो तीन बच्चे बताओ इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेबल एंड योर प्रीवियस टेबल विच यू हैव सीन, ठीक है। ये जो टेबल आपको ये दिख रही है और जो पहले हमने जो टेबल देखी थी, उनमें दोनों में अंतर क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, हमें एक चीज ये भी है कि यहाँ पे भी ये दीज आर कॉल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो है आपको सेलेक्ट करना है, तो ठीक है, कि वो पर्सन खोलना चाहता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे दो ऑप्शन है क्या, कि हॉट स्नैक स्टॉल खोले, आइसक्रीम स्टॉल खोले, ये ऑप्शन में है, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड योर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। और दीज आर कॉल्ड योर स्टेट ऑफ नेचर, कूल एंड रेनी और वार्म जो है स्टेट ऑफ नेचर है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मौसम है, मौसम आपके कंट्रोल में रहने वाला है। तो ये वाली टेबल आपको पिछले वाली टेबल से क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? हेलो, कोई बताएगा मुझे? अविनाश, अवनीश यादव, क्या लग रहा है आपको पिछले वाली टेबल्स में और इसमें डिफरेंस? कुछ भी बताओ, मैं डांट नहीं रहा हूं। हेलो, कोई बताना चाहता है? चलो मैं बता देता, चलो। तो पिछले वाले टेबल और इस वाले टेबल में ये डिफरेंस है कि पिछले वाले टेबल में वी डू नॉट हैव दिस सेक्शन, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन था वो नहीं था। इस वाले टेबल में प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दिस इज द डिसीजन अंडर रिस्क, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी वाले ऑप्शन है, ठीक। तो अभी हमें अब सबसे पहले ईएमवी फाइंड करना है। तो ईएमवी फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको बड़ा इजी होता है ईएमवी फाइंड करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको गिवन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, दिस इज द गिवन प्रोबेबिलिटी, उसको आपको जो ऑप्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास कौन कौन सा है, यहाँ पे दो कोर्स ऑफ एक्शन है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज योर हॉट स्नैक स्टॉल खोल सकता है, या तो फिर आइसक्रीम स्टॉल खोल सकता है, दीज आर योर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में यही है पहले, तो आपको ईएमवी निकालना है, तो वो गिवन एक कोर्स ऑफ एक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ईएमवी निकलेगा, ठीक है। तो ईएमवी निकालते कैसे? दिस प्रोबेबिलिटी यू नीड टू मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाय दिस 15000, ठीक, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करके इसको 0.6 मल्टीप्लाई बाय 15000 एंड 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3000, इन दोनों का जब समीशन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 10200, जिसको करके देख लीजिए आप चाहे। तो ये जो हमारे पास समीशन आया, दिस इज द ईएमवी फॉर, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आई फॉर हॉट स्नैक स्टॉल के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमें आइसक्रीम स्टॉल के लिए ईएमवी निकालना है, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जो प्रोबेबिलिटी है आपको 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3000 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 18,000, ठीक है। तो उसको अगर आप करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3000 और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8000, ठीक है। तो इन दोनों को जब समीशन करेंगे देन यू विल गेट 9000 एज द आंसर, ठीक। तो ये आपका ईएमवी फॉर आइसक्रीम आया, ठीक। तो हमारे पास दो ईएमवी आ चुके हैं, एक तो हॉट स्नैक स्टॉल के लिए विच इज योर 10200, ठीक, और नेक्स्ट इज योर 9000। तो इन दोनों में ये दोनों ईएमवी हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज हैं, ठीक, जो एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, विच 10200 वाला ग्रेटर है, ठीक। तो पर्सन जो पर्सन खोलने वाला है वो ये कोशिश करेगा कि मैं हॉट स्नैक स्टॉल खोलूं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो है ईएमवी स्टार क्या का आंसर क्या आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम इज योर 10200। आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि ये 10200 10,200 और 9,000 में 10200 जो है इस ग्रेटर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपेक्टेड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है दैट इज
दैट इज फॉर हॉर्स नेक स्टॉल, ठीक है। तो जो EMV स्टार की वैल्यू है दैट इज मेरी 10200, और मेरा आंसर क्या होगा, हॉट वो जो पर्सन है EMV क्राइटेरिया यानी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हॉट स्नैक स्टॉल खोलेगा, ठीक। दिस इज हाउ यू फाइंड द EMVs एंड द सोल्यूशन नाउ। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूज़पेपर बॉय हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग ए मैगजीन, ठीक है। ए न्यूज़पेपर बॉय हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग मैगजीन, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा समझने में मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। ए न्यूज़पेपर बॉय हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग ए मैगजीन, ठीक। एक न्यूज़पेपर बॉय का फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी है मैगजीन सेल करने की कि 10 कॉपी सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 11 सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15, 12 सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.20, 13 सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.25 और 14 सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.30, ठीक। तो सबसे पहली बात, आपको इससे इस तरह की कुछ टेबल बनानी है, ठीक, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल बनानी है सबसे पहले, ये बात है। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है कि जो न्यूज़पेपर की कॉस्ट है दैट इज ऑफ 30 रुपीज, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज। अगर वो उसको रिटर्न करता है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, यानी अगर कोई मैगजीन वो बेच नहीं पाता है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉपीज शुड ही ऑर्डर, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन बात है कि कितनी कॉपी उसको मंगानी चाहिए, और इसको आपको EMV क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक। तो ये तो EMV तो सिंपल है, आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, बट सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आएगा कि इसको टेबल कैसे बनाया जाए, ठीक, टेबल कैसे बनानी है समझना है। तो क्योंकि हमें ये पता है, अब इधर देखिए कि प्रोबेबिलिटी 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 ये टोटल इज 1, ठीक है। तो इसको उस बॉय के पास खाली यही ऑप्शन है कि वो 10 से लेकर 14 तक ही कॉपीज बेचेगा, ठीक, ना ही वो 9 कॉपियां बेचेगा, ना ही वो 15 कॉपियां बेचेगा, ठीक है। इन सब के बीच में कहीं पे उनको कॉपी बेचनी है, ठीक। तो वो देखिए, ये तो है, ये एक तरह के स्टेट ऑफ नेचर भी यही बन जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि मतलब ये तो लोगों को खरीदने के हिसाब से है ना कि वो 10 खरीदें कि 11 खरीदें, तो ये स्टेट ऑफ नेचर बन जाएगा, और वो डिसाइड भी 10 से लेकर 14 तक की कॉपियां खरीदने वाला है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये 10, 11, 12, 13 एंड 14 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ में आपने लिख लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 और 0.30, ठीक है। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी के साथ में लिख लिया। अब जो पर्सन है वो बेवकूफ, जो बॉय है वो बेवकूफ तो है नहीं, तो वो भी कोशिश यही करेगा कि जितनी वो बेच सके उतनी ही वो खरीदे, ठीक है। दैट्स वाई वो क्या करेगा, 10 कॉपियां खरीदेगा, 11 खरीदेगा, 12 खरीदने के चांसेस है, 13 खरीदने के चांसेस है, 14 खरीदने के चांसेस, और बिकने के क्या चांसेस है, यही 10 से 14 के बीच, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर वो एक कॉपी बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होने वाला है। द प्रॉफिट विल बी, वो जितना क्या रुपए कितने पैसे का बेच पा रहा है, विच इज 50, ठीक है, 50 रुपए का बेच पा रहा है एक मैगजीन को, और उसकी जो कॉस्ट थी, जो मैगजीन उसको पड़ी थी, विच इज 30, ठीक है। तो हर मैगजीन पे उसको लॉस कितने का होगा, उसको लॉस होगा 20 रुपए का, सॉरी प्रॉफिट होगा उसको 20 रुपए का, ठीक है। अगर वो बेच लेगा एक मैगजीन को तो उसको प्रॉफिट इज ऑफ 20 रुपीज, ठीक। और लॉस कितने का होगा अगर वो बेच नहीं पाया उस मैगजीन का, वो जो उसका जो कॉस्ट है दैट इज इट्स जो है उसको पड़ी है 30 रुपए, वो उसको बेयर करनी पड़ेगी अगर उस मैगजीन को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा है कि अगर वो उसको रिटर्न करता है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक। तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितने का होगा, दैट इज ऑफ 20 रुपीज अगर वो मैगजीन बेच लेता है, ठीक है। और नुकसान कितने का होगा, तो वो जो उसकी मैगजीन की कॉस्ट है दैट इज ऑफ 30 रुपीज, वो उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक।
तो इसको इसी तरह से देखना है हमें। तो ये टेबल बनानी है, कैसे बनाते हैं ये समझते हैं, ठीक। तो अगर वो 10 कॉपियाँ लेता है, स्टार्टिंग से समझिए, अगर वो इंसान जो बॉय है वो 10 कॉपियाँ लेता है और 10 कॉपियाँ बेच देता है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 10 कॉपियाँ ली, 10 कॉपियाँ बेच दी, तो 20 रुपये पर कॉपी में फायदा हो रहा है। तो 10 कॉपियाँ ली, 10 कॉपियाँ बेच दी, तो जिसको फायदा होगा 200 रुपये का, ठीक है। तो वो हमने 200 यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अगर वो अब ये है कि 10 कॉपियाँ लेता है और 11 की डिमांड है, ठीक है, तो वो एक नहीं बेच पाएगा, तब भी उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 200 का ही होने वाला है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद वो 10 कॉपियाँ लेता है और 12 बेचने के चांसेस हैं, बट वो 10 ही बेच पा रहा है, तो तब भी उसको 200 रुपये का ही प्रॉफिट होने वाला है, कि वो 10 की 10 सारी बेच देगा, क्योंकि 10 से ऊपर तो सभी ले ही रहे हैं, ठीक। इसके अलावा उसने 10 कॉपी ली, 13 की मांग है, तो तब भी उसको 200 रुपये का फायदा होगा, ठीक है, वो 10 की 10 बेच देगा। ऐसे ही 10 कॉपियाँ उसने ली और 14 लोगों ने मांग करी, तो वो उसमें 200 रुपये का उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, आई थिंक। इसके अलावा अगर वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर वो 11 कॉपीज लेता है, ठीक है, और उसकी 10 बिकती हैं खाली, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी 10 बिकेंगी, तो 10 into 20, ठीक है, दिस इज ऑफ 200, उसको 200 रुपये का फायदा होगा। बट एक जो मैगजीन उसकी बची रह जाएगी, 11 उसने खरीदी थी और 10 ही बेच पाया, तो एक जो मैगजीन है जिसकी उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1 into, एक मैगजीन बची रह जाएगी जिसकी कॉस्ट पड़ेगी उसको 1 into 30, ठीक है, तो वो उसके लिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -30 आएगा, तो जो टोटल उसको जो प्रॉफिट होगा तो वो होगा 200 - 30, ठीक है। ये चीज समझ में है कैसे करा मैंने? तो यहाँ पे इस वजह से मैंने 170 लिखा, ठीक, कि वो अगर 11 मैगजीन लाया है और 10 ही बेच पाया है, तो 200 रुपये का तो सीधे फायदा होगा उसको, ठीक। और 30 रुपये कहाँ क्यों नुकसान हो रहा है उसको? क्योंकि उसकी मैगजीन की कॉस्ट थी कितनी? आपकी मैगजीन की कॉस्ट थी 30 रुपये, ठीक, और वो एक मैगजीन नहीं बेच पाया है, 11 में से 10 ही बेच पाया है, दैट्स वाई इट इज वो -30 करा है यहाँ पे, तो वो 170 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस 170 इज हियर, ठीक। अगर वो 11 कॉपीज लाया और 11 के 11 उसने बेच दी, तो 11 into हर उस पर कितना फायदा हो रहा है उसको? 20 रुपये का फायदा हो रहा है, तो दिस इज 220, ठीक है, वो 220 का उसको बेनिफिट होगा। ऐसे वो 11 कॉपीज लाया लेकिन 12 की डिमांड है, तो वो 220 का उसको वैसे ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 11 के 11 बेच चुका है, एक के वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास है नहीं, ठीक है, तो नुकसान नहीं होना उसको उस वजह से। तो 11 कॉपीज लाया और उसने अगर 12 की डिमांड है, तो देन इट इज प्रॉफिट ऑफ 220 ओनली। ऐसे 11 की डिमांड है और 13 कॉपीज वो 11 वो लाया है और 13 की डिमांड है, देन ऑल्सो जो प्रॉफिट विल बी 220। ऐसे 11 की डिमांड है, 14 की 11 वो लाया है और 14 की डिमांड है, देन ऑल्सो द प्रॉफिट विल बी ऑफ 220, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। तो इस तरह से हमें, ऐसे हमने पूरी टेबल बना लेनी है, ठीक है। अब जैसे एक बार 12 के लिए थोड़ा सा बना के देखते हैं। सपोज करिए वो 12 कॉपीज थी उसके पास में, ठीक है, और वो 10 बेच लेता है, ठीक है, तो 10 into 20, वो 10 तो बेच चुका है, तो 10 into 20, तो ये 200 रुपये का तो उसको प्रॉफिट हुआ। बट उसके अलावा 2 कॉपियां उसके बाद बची रह जाएंगी जो उसको पड़ ली थी 30 रुपये की, ठीक है, तो 2 कॉपियां उसके लिए नुकसान है, तो 2 into 30 रुपीज जो है उसके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है, ठीक। तो 200 - 60 जो है आपका, विच इज 140 रुपीज, वो उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या 12 कॉपीज हैं और 11 बेच पाएगा वो खाली, क्योंकि 11 की डिमांड है, तो उसको प्रॉफिट कितना का? 11 into 20 का फायदा हुआ, विच इज ऑफ 220, और एक का नुकसान होगा उसको, ठीक है। तो एक का नुकसान हुआ, यानी 12 कॉपियां लाया था, 11 ही बिक पाई हैं, तो एक का नुकसान हो जाए -30, ठीक। तो देयर विल बी 120 विल बी योर प्रॉफिट, ठीक। दिस इज हाउ यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द टेबल, ठीक। ये ऐसी टेबल बनानी पड़ सकती है जो जिसमें आपको इस तरह से प्रोबेबिलिटी और ये सारी चीजें दे रखी हो, ठीक। सो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई कि हमें ये टेबल बनानी कैसे। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, हमें EMV कैलकुलेट करना है, ठीक है। EMV के हिसाब से हमें EMV क्राइटेरिया के हिसाब से ये दिखाना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो। कि वो 10 कॉपियां लेके आए, 11 कॉपियां लेके आए, 12 लेके आए, 13 लेके आए, 14 लेके आए, ठीक है। तो EMV के हिसाब से EMV कैसे निकालेंगे? अब
प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है हमें इस पे ऑफ से, ठीक है, यानी 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है, प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय दिस 200 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाय दिस 200, 0.25 मल्टीप्लाई बाय दिस 200 एंड 0.30 मल्टीप्लाई बाय दिस 200, ठीक है। वो जो आप करेंगे और उन सब का समीशन कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और सारा ऐड करेंगे, तो EMV हमें मिल जाएगा आपके करस्पॉन्डिंग 10 कॉपीज के लिए, ठीक है, विच इज 200। यहाँ पे वही चीज दिखाई है इस टेबल में, आप जो नीचे टेबल देख रही है उसमें मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, यानी 0.10 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आएगा, विच इज 0.10 मल्टीप्लाई बाय 200 इज योर 20 आएगा, ठीक है। तो वहीं पे वो बना के दिखा दिया 20 आ गया, ठीक है। ऐसे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 200 ये कितना आएगा, 0.15 करके बताइए कितना आएगा, 200 ये आएगा आपका 30, 15 2 30 और ये 0 तो यहाँ पे ये 30 यहाँ पे लिख दिया। तो ये ऐसे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये क्या है, ठीक है, या नेक्स्ट वाली टेबल कुछ नहीं है, ये इसमें इन सब से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया उस टेबल में, ठीक, और फिर इन सब का एडिशन कर देना जो भी यहाँ पे आया, ठीक है। तो आप चाहे तो सीधे कर लीजिए या तो इस तरह से दूसरी टेबल बना के कर सकते हैं, ठीक। उनका एडिशन आप जब करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये 0.15 को 200 से मल्टीप्लाई होगा, 0.20 को इस वाले 200 से, 0.25 को इस वाले 200 से और 0.30 को इस वाले 200 से, और फिर सबको ऐड करा, देन यू विल गेट 200। ये EMV आया ऑफ 10 कॉपीज के लिए, ठीक है, EMV फॉर 10 कॉपीज के लिए, इसके करस्पॉन्डिंग इस वाले 10 के करस्पॉन्डिंग ये EMV आया आपका, ठीक। सिमिलरली EMV फॉर 11 कॉपीज कैसे निकालेंगे, EMV फॉर 11 कॉपीज निकालने के लिए दिस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 170, ये दिस 170 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 0.50 को दिस 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.20 को इस 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.25 को हम लोग दिस 220 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.30 को दिस 220 से मल्टीप्लाई, ठीक, और इन सबको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, देन यू विल गेट 215, ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली जो है EMV फॉर 12 कॉपीज निकालने के लिए दिस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 140, ठीक है, दिस 0.15 मल्टीप्लाई बाय दिस 190, ठीक है, प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 240, 0.25 मल्टीप्लाई बाय दिस 240 एंड 0.30 मल्टीप्लाई बाय दिस 240 और इन सबका ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट 222.5। सिमिलरली आप जो है 13 कॉपीज के लिए और 14 कॉपीज के लिए करेंगे, तो द रिस्पेक्टेड वैल्यूज यू विल गेट 220 205, ठीक। तो आपका जब आप सबका निकालेंगे तो देन दिस इज द EMVs फॉर 10 कॉपीज, 10 कॉपीज के करस्पॉन्डिंग 200 आएगा, 11 कॉपीज के करस्पॉन्डिंग 215 आ रहा है, 12 कॉपीज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है 2.5 आ रहा है, 13 के करस्पॉन्डिंग 220 आ रहा है और 14 कॉपीज करस्पॉन्डिंग 205 आ रहा है, ठीक है। तो हमें EMV क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बेस्ट चूज करना है। तो EMV हमें क्या करना है, EMV को हमेशा मैक्सिमाइज करना होता है। सो वी हैव 200, 215 और 222, इन सब में 220 और 205 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 222 है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 222.5, ठीक। तो वहीं लिखा है कि विद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 22.5। अब कौन सी स्ट्रेटेजी करस्पॉन्डिंग है, दिस इज ऑफ 12 कॉपीज करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये 12 कॉपीज करस्पॉन्डिंग है। तो वो चूज जो बॉय है वो क्या करेगा, 12 कॉपीज लाएगा और उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होने वाला है, 22.5 रुपीज उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने वाला है अकॉर्डिंग टू योर EMV क्राइटेरिया, ठीक है। EMV क्राइटेरिया अकॉर्डिंग उसको 222.5 का प्रॉफिट होने वाला है और 12 कॉपीज वो लाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी नीड टू डू द सोल्यूशन ऑफ EMV क्राइटेरिया, ठीक। सिंपल है, आपको प्रोबेबिलिटी से जो प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करते चला जाना है एक कोर्स ऑफ एक्शन करस्पॉन्डिंग और उनको सबका एडिशन कर देना, ठीक है। और फिर ऐसे ही दूसरे के लिए करना है, तीसरे के लिए करना है, चौथे के लिए करना है, जितने भी हैं सबके लिए करना है। उसकी वजह से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी इन अवर केस विच इज योर 222.5, वो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेटेजी होगी वो दैट इज योर स्ट्रेटेजी एंड द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 222. जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज योर। तो ये मैं इसको एक और नाम से बोलता हूँ EMV स्टार, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि ये स्टार क्यों लगाई है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए लगा है, ठीक। दिस इज हाउ यू डू इट। आगे बढ़े।
समझ में आ गया सबको? हेलो अभिषेक, यस सर, समझ में आ गया? ठीक। साहू समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सवाल है किसी का? आई थिंक नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड है कोई सवाल? नहीं सर। ठीक, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया। ठीक है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया क्या है? इसमें बेस्ड ऑन द मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस जैसे पहले भी हम जानते हैं कि आपका दो ऑप्शन है। सपोज करिए वी हैव टू ऑप्शंस। ठीक, फर्स्ट पर्सन इज गिविंग यू 100 रुपीज। ठीक है, पहला पर्सन जो है आपको 100 रुपए देने के लिए तैयार है और दूसरा पर्सन आपको 200 रुपए देने के लिए तैयार है किसी काम के लिए। सपोज करिए, तो आपने अगर मान लीजिए 200 ना चूज करके 100 रुपए चूज करा, तो आपके लिए जो 100 रुपए, जो ये 200 में से 100 रुपए जो कम आपने लिया है दूसरे, ये पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन की जगह आपने पहले पर्सन को चूज करा है सपोज करिए, तो ये जी आपका जो डिफरेंस है ये 200 माइनस 100 का विच इज योर 100। ठीक है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, मतलब 100 रुपए और आप कमा सकते थे, आपने वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी लॉस के बेसिक क्राइटेरिया। तो आप लोग हमेशा, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट हो सबसे ज्यादा हो। तो ठीक है, तो ये जो हमने जो एग्जाम्पल समझा, ये 2 पर्सन वाला, जो जिसमें से पहला पर्सन आपको 100 रुपए दे रहा था और दूसरा पर्सन 200 रुपए दे रहा था। ठीक है, आपने पहले वाले को चूज करके अपने 100 रुपए खराब कर लिए। ठीक है, तो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी लॉस। वो अपॉर्चुनिटी थी, आपने 100 रुपए का नुकसान कर लिया। ठीक, तो इसके बेसिस पे एक, अब आप कोशिश क्या करेंगे, ये चीज समझ में आ रही है कि आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला चूज करें। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अगर एक किसी काम के लिए आपको कोई दूसरा पर्सन अगर ज्यादा पैसे दे रहा था वो ले ले। ठीक है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे जो एक्सपेक्टेड जो अपॉर्चुनिटी लॉस है, यानी जो डिफरेंस है उसको मिनिमम से मिनिमम करें और जीरो ही कर दें। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि सेकंड वाला चूज कर लें। तो अगर सेकंड वाला चूज करेंगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस कितने का होगा? 200 मैक्सिमम था और आप 200 ही कमा लिए, तो जीरो अपॉर्चुनिटी लॉस होगी इन दैट केस। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम को चूज करें। ठीक, तो इस वजह से जो अपॉर्चुनिटी लॉस है, जो ये जो डिफरेंस है हमारा 100 रुपए का, उसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया हम लोग क्या करेंगे? बेस्ड ऑन द मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसको हम लोग हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी हम लोग जो अभी भी कुछ भी करने वाले हैं, जो भी न्यूमेरिकल हम अभी बताने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे? जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसको हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, जो भी हम चीज निकालेंगे डाटा, उसमें हम लोग जो मिनिमम वाली वैल्यू है उसको लेंगे। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं कैसे करते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसा वो जो बॉय वाला था उसी की जो हमने अभी न्यूज़पेपर वाला था वही टेबल है ये सेम। तो जो हमने टेबल बना चुके थे दिस टेबल, तो वही टेबल यहाँ पे उस जैसे है वैसे के वैसे ही लिखे हुए। ठीक, तो हमें क्या करना है? हमें इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनानी है, मैट्रिक्स। ठीक है, किस लिए? एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम लोग इस तरह से बनाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि जो आपके स्टेट ऑफ नेचर है उसमें ध्यान से देखिए, यहाँ भी जो हमें टेबल गिवन है। ठीक है, ये दिस इज 10, 11, 12, 14, ये सेम चीज है जो हम लोग एक्सपेक्टेड है। और ये दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन 10, 11, 12, 13 एंड 14। दिस जो टॉप पे लिखा है दिस इज योर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी इन पैरेलल टू योर स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके पैरेलल इस तरह से, इस डायरेक्शन में अगर हम देखें इस वाले केस में, तो जो रो वाइज हमें है, इसमें पहली रो में अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है? वी हैव 200, वी हैव 170, वी हैव 140 एंड 110 एंड 80। ठीक है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास? हाईएस्ट वैल्यू है 200 की। ठीक है, तो 200 को हम लोग लेंगे, 200 को ले लिया हमने, और बाकी सब को उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले में से पहली रो की बात कर रहा हूं मैं खाली, अगर ये वाले में
सो 200 में से 200 जाएगा तो वो क्या बचेगा, दैट इज जीरो विल बी देयर। ठीक, बात समझ आ रही है। उसके बाद 200 में से 170 जाएगा तो 30 बचेगा। 200 में से 170 गया तो कितना बचेगा, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी इसमें 200 है, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो 200 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज 0 लिखे हुए। 200 में से 170 माइनस करेंगे तो दिस विल बी 30। ठीक है, वो लिख लिया हमें। 200 में से 140 माइनस करेंगे तो वो बचेगा 60। ठीक है, यहाँ पे 200 में से अगर हम लोग 200 में से 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 60। ठीक है, ऐसे ही 200 में से 110 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, दिस इज रिटन हियर। ऐसे ही 200 में से 80 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली ये पहले वाले उसमें हो गया। हमें सेम चीज है दूसरे वाले रो में भी करनी है। ठीक है, दूसरे वाले रो में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, विच इज 220। ठीक है, 220 इज योर हाईएस्ट वैल्यू इन सेकंड रो। ठीक है, तो 220 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, दैट इज रिटन हियर। सिमिलरली 220 में से 220 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, दैट इज रिटन हियर। 220 में से 190 माइनस करेंगे तो 220 में से 90 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। ठीक है, दैट इज रिटन हियर। 220 में 160 माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे 60 बचेगा, दैट इज रिटन हियर। 220 में से 130 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 बचेगा, दैट इज रिटन हियर। ठीक, दिस प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो फॉर ऑल द रोज। ठीक है, ये इस वाली रो के लिए भी सेम चीज करेंगे। नेक्स्ट वाली रो में हमारे पास 240 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो उसको बाकी सब में से माइनस करेंगे। जैसे 240 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 बचेगा। 240 में से 220 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। 240 में से 240 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 240 में से 210 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। 240 में से 180 है, 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली वी नीड टू डू फॉर दिस रो एंड लास्ट रो ऑल्सो। ठीक है, ये आपने इस तरह से कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जैसा हमने पहले ईएमबी में करा था, ईएमबी में क्या करा था, प्रोबेबिलिटीज को जो भी गिवन वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई कर रहा था और समीशन कर दिया था। ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। आपको क्या करना है, 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करा। ऐसे 0.15 और 20 को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 0.20 और 40 को इस तरह से मल्टीप्लाई करा, और 0.25 और 60 को ऐसे मल्टीप्लाई करा, और 0.30 और 80 को मल्टीप्लाई करा। अगर आप नई टेबल बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आएगा, यानी 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, दैट इज 0। ठीक है, 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, वी हैव रिटन हियर। ऐसे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 3। ठीक है, 3 बचेगा तो वो यहाँ पे लिखा है। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधे मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे नीचे पे टेबल के नीचे पे आप एडिशन करके लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट में हमें वही करना है। ठीक, तो अगर आप इस तरह से अपनाएं, 0.15 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 0.20 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करें, और 0.30 को 80 से मल्टीप्लाई करें, और सबको ऐड कर लें तो वी विल गेट 50 हियर। ठीक है, ये आप सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक नई टेबल बना के पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख लीजिए इस तरह से, और फिर सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आपका दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने पहले कॉलम के लिए कर लिया, दूसरे कॉलम के लिए करेंगे 0.10 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0 इस तरह से, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 20, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 40 और 0.30 मल्टीप्लाई बाय 60, और इन सबका एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो वी विल गेट 35 हियर। ठीक, आप करके देख लीजिए चाहे तो 35 आपको मिलेगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप यही प्रोसीजर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करें 60 से, 0.15 इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, इसको 20 को 0.20 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0.25 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 0.30 को 40 से मल्टीप्लाई करें, और सबका एडिशन कर दें, यानी जो भी निकल के आया उसका एडिशन कर दें, देन यू विल गेट 27.5। और अगर ये सेम प्रोसीजर आप इधर अपनाएंगे 13 वाली कॉपीज के लिए, देन यू विल गेट 30 एंड 45। ठीक, तो अब बात यह है कि ये जो चेंज करा, ये जो हमें गिवन टेबल थी उसमें से सबसे ग्रेटर में से माइनस करके करा, ये टेबल जो बनी है ये हमारे किस लिए बनाई है, ये आई है आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल है, और ने जो भी कैलकुलेशन करी है वो दिखा रहा है EOL की वैल्यू। ठीक है, जो नीचे पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एडिशन करके, विच इज जो 15, 35, 27.5। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सेम चीज 27.5, 30 एंड 45। ठीक है,
ये जो चीज है वो EOL है। इस EOL को हम लोग कोशिश क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है, ये लॉस है तो इसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो जो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, वो सबसे मिनिमम आएगी। और आप इस वाले केस में हमारे पास है दैट इज 27.5, 50, 35, 27.5, 30 और 45 में द लीस्ट वैल्यू 27.5, ठीक है। तो हमारे लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, EOL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27.5 हो जाएगी, बेस्ट चॉइस है। और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी हमारी 12, ठीक है। 12 कॉपीज चूज करेगा और उसकी EOL की वैल्यू कितनी होगी, 27.5 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। अब एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन टेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट जो रो वाइज वैल्यू है, जो भी स्टेट ऑफ नेचर अगर इस तरफ लिखा है तो, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी से, और कोर्स ऑफ एक्शन इस तरफ लिखा है तो, अगर ये स्टेट ऑफ नेचर ऊपर जाए और कोर्स ऑफ एक्शन नीचे जाए तो आपको फिर कॉलम वाइज माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो स्टेट ऑफ नेचर अगर इस तरफ है, कोर्स ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ लिखा है, तो आपको रो वाइज जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको चूज करना है, विच इज इन, जैसे इसमें 200 है उसको बाकी सब में से माइनस कर देना है, यानी 200 माइनस 200 0, 200 माइनस 170, 200 माइनस 140, इस तरह से आपको एक टेबल मिलेगी EOL के लिए, ठीक है। और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एडिशन करके देखना है, ठीक है। वो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लोएस्ट वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी योर EOL क्राइटेरिया के हिसाब से। और जो स्ट्रेटेजी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिलेंगे दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जैसे हमारे इस वाले केस में 27.5 वैल्यू है तो EOL की वैल्यू हो गई 27.5, ठीक है। अगर आप चाहें तो EOL स्टार भी कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि EOL तो आप सबके लिए निकालते हैं। ये 50 भी EOL है, ये 10 के करस्पॉन्डिंग EOL है, 11 के करस्पॉन्डिंग 35 EOL है। तो EOL स्टार क्या दिखा रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 27.5 हो गया वो। और बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हो ये 12 कॉपी चूज करना, ठीक। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर द EOL क्राइटेरिया, सिंपल है। लास्ट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको करने का उसके लिए आपको देखिए, जैसे हमें इस वाले में क्या पता लगा, हमें दो उसमें EMV और EOL में हमें दो चीजें पता लगी कि कोई एक वैल्यू निकल ली है, प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकल ली है, और एक स्ट्रेटेजी पता लगी क्योंकि आपको कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करनी है। जैसे पहले EMV वाले में हमारे पास 222.5 था और 12 कॉपीज चूज करना था, ठीक है, दिस इज योर बेस्ट। EOL वाले में हमें EOL की वैल्यू थी 27.5 और 12 स्ट्रेटेजी चूज करना है, दिस इज योर द ऑप्शन फॉर EOL, ठीक। बट फॉर EVPI, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं आता, इसमें बस ये एक वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें मतलब स्ट्रेटेजी नहीं पता लगी, इसकी एक वैल्यू आएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक। तो उसके निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको निकालने के लिए आपको उसके एक मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक। अरे अभी कुशवाहा क्लास में हो? हल्ला मत करिएगा, देखो पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो शिवम तुम हो ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो इसमें जो है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए रहेंगी, एक्सपेक्ट EPPI और EMV, ठीक है। जो है EMV हमने निकाला था उसी यही है, EMV स्टार जो है दैट इज द सेम थिंग विच वी हैव, जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। अब ये बात आती है कि EPPI जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो कैसे निकालना है, ठीक है, उसको हमें समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, EVPI निकालना है, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो ये सेम चीज है, एक क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ कस्टमर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज 0, 100, 200, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर स्टेट ऑफ नेचर, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे हैं यहाँ पे ऊपर साइड में, 0, 100 सेम है, 0, 100, 200, 300 और 400, दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शन। ये प्रॉफिट मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दे रखी है कि अगर पहली स्ट्रेटेजी चूज करेगा, पहली स्ट्रेटेजी कौन सी है, A1 वाली है स्ट्रेटेजी, और इवेंट E1 वाला होता है, देन द प्रॉफिट वैल्यू 0, ठीक है। सिमिलरली A2 वाली अगर स्ट्रेटेजी चूज करते हैं तो इन दैट केस, और इवेंट हो जाता है 0 E1 वाला, तो देन द लॉस देयर विल बी
-1000 प्रॉफिट, और इसको इस तरह से कहें कि 1000 रुपीज का लॉस हो जाए, ठीक है। सिमिलरली A3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो है आपके लिए करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट के लिए टेबल दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, EMV निकालना है। EMV कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये पहले वाले के करस्पॉन्डिंग 0 आएगा EMV की वैल्यू, और ऐसे 0 सेकेंड वाले के करस्पॉन्डिंग 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 0.15 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 0.20 को 1000 से, 0.25 को 1000 से, और 0.30 को 1000 को, और सबको ऐड कर लीजिए, ठीक। सो दिस इज आई हैव रिटन हियर, ये आपके पास चीजें आ गई, ठीक। अब ये क्या निकला, इसमें जो EMV स्टार निकालने की बात है, EMV स्टार विल बी क्या होगा आपके पास ऑप्शन है 0800 1300 1400 1000। कैसे निकला, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके और ऐड करके निकला, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, जो हमने पहले EMV निकाला था वो आपने निकालना है, ठीक है। तो EMV विल बी द हाईएस्ट ऑफ दीज, जो भी इनमें से जो सबसे बड़ा होगा, विच इज योर EMV स्टार विल बी, EMV स्टार जिसको मैं मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बोल रहा हूँ, EMV स्टार विल बी दिस 1400, ठीक। ये हमें EMV स्टार पता चल गया। तो हमें एक चीज पता चल गई, जो EVPI निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए EMV स्टार की वैल्यू पता चल गई हमारे केस के लिए, विच इज 1400, ठीक। ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या एक चीज पता करनी है, EPPI, वो कैसे निकलेगा वो समझिए, बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके रो वाइज जो है, स्टेट ऑफ नेचर के पैरेलल में जो भी ये है स्टेट ऑफ नेचर के पैरेलल में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। जो ये सेम टेबल यहाँ ये जो बनी है वही है, यहाँ पे यहाँ तक ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो यहाँ तक जो भी है ये सेम टेबल बनी है, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है रो में, आप उसको देखें तो 0 1 -1000 -2000 -3000 -4000 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0, उसको यहाँ पे आपने लिख लिया, तो ठीक है। मैक्सिमम पे ऑफ लिख लिया हर उसका, तो विच इज योर 0, और सिमिलर 0 1000 0 -1000 -2000 में कौन सा है 1000 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 0 1000 2000 1000 0 में 2000 इज द मैक्सिमम वैल्यू, 0 1000 इस तरह से आपने सब रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप ये 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0 मैक्सिमम वैल्यू से, ऐसे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो रो की मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे 0.20 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0.25 मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड 0.30 मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा, दैट इज 0, दैट इज रिटन हियर, ठीक है। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 150, दैट इज रिटन हियर। 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 400, दैट इज रिटन हियर। इन सबको आपने ऐसे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3000 दैट इज 750, दैट इज रिटन हियर। 0.30 मल्टीप्लाई बाय 4000 दैट इज 1200, दैट इज रिटर्न हियर, ठीक है। उन सबको क्या कर लेना, आपको एडिशन कर लेना, ठीक है। जब एडिशन कर लेंगे दैट इज 2500, ठीक है। तो ये आपका आ गया EPPI आ गया, ठीक है। जो ये मैक्सिमम को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन करके जो निकला है और सबको एडिशन करके निकला है, ये 2500, दैट इज योर EPPI, ठीक है। EPPI निकल गया तो आंसर आपका आ जाएगा, आपने EMV निकाल लिया और EPPI आपका है 2500। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2500 minus 1400 which is 1100, that is your EVPI वैल्यू, एंड ये खाली एक वैल्यू होती है, EVPI की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1100, ठीक है। ये खाली एक वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, बस इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चूज करनी, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी चूज करने का काम EMV और EOL कर देगा, ठीक है। आपका इसमें खाली आपको एक वैल्यू पूछी जाएगी, दैट इज 1100, ठीक। ये बात समझ में आ गई। हेलो, अमित, है कोई नहीं है? यस सर। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? रिपीट करने की जरूरत है तो बताओ। आपको रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है और सबको एडिशन कर लेना है, ठीक है। आप सिंपल भी यहाँ से भी सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को,
और सबका एडिशन कर लीजिए, तब भी आपको 2500 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नया टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड ईवीपीआई। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई जो हमें निकालनी थी। सबसे पहले है ईएमवी, ईओएल और वीवीपीआई। ठीक है, तो ये हमने चीजें समझ ली। ईएमवी को हम लोग हाईएस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ईओएल में हम लोग जो है मिनिमम वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, ईवीपीआई में एक सिंगल एक वैल्यू होती है विच इज योर ईपीपीआई। ईवीपीआई कैसे निकलेगा? ईपीपीआई निकलेगा आपका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके माइनस ईएमवी स्टार। ईएमवी स्टार यानी जो ईएमवी की जो हाईएस्ट वैल्यू यानी ईएमवी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके। दिस इज हाउ द थ्री थिंग वी नीड टू फाइंड। ठीक, लास्ट में इस चैप्टर में है आपके पास डिसीजन ट्री। ठीक, तो बेसिकली इसको समझ लेते हैं एक बार। लास्ट चीज है, बस 5 मिनट का काम है हमारे पास। तो डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है? एक मॉडलिंग टूल है। ठीक है, जो भी हमने चीजें पढ़ी ईएमवी, ईओएल, इसको अगर आप इस तरह से ट्री फॉर्म में दिखाएं तो दैट इज कॉल्ड योर डिसीजन ट्री। ठीक, तो डिसीजन ट्री इज डायग्राम दैट मॉडल द अल्टरनेटिव वी कंसीडर एंड पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डायग्राम है जिसमें अल्टरनेटिव जो हमने चूज करे हैं उसको इस ब्रांच फॉर्म में दिखाने का चीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को हेलो बोला। ठीक है, तो उसके बाद दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं सिंपल उसमें बोलूं कि वो हेलो बोलेगा या हेलो बोलेगा हाय बोलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं उसको बोलूंगा हेलो आई एम अंकुश। ठीक है, तो वो एक चीज है कि वो ओके बोल सकता है, फिर बोल सकता है कि नाइस टू मीट यू, माय नेम इज आमिश, वो अपना नाम बताएगा। ठीक, सिमिलरली वो अगर हेलो बोल देगा तो ऐसा हो सकता है कि वो मैं पूछूं कि क्या चल रहा है, मगर वो मेरा बहुत घनिष्ठ दोस्त है तो बोलेगा नथिंग, कुछ नहीं चल रहा। और या फिर ये बोल सकता है कि वर्किंग ऑन इन सम प्रोजेक्ट। ठीक है, वो ये बता सकता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो चीज है, ये आपको ये डायग्राम हमने दिखाया है, इसमें क्या है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको। ठीक है, कि एक के बाद ये दूसरी चीज निकाल दी। तो ये जो है ये फॉर्म है आपका डिसीजन ट्री का। तो ये डिसीजन ट्री है ना ही सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च में, इवन कंप्यूटर साइंस में भी काफी हेल्पफुल होती है। अगर आपने कैट में भी शायद इस डिसीजन ट्री के बारे में कुछ शायद पढ़ा हो सकता है। ठीक, कैट सब्जेक्ट में। सो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देख लेते हैं हम लोग। डिसीजन ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं बनाने से पहले आपको कुछ चीजें होनी चाहिए कि अगर आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहे हैं, दैट इज योर डिसीजन नोड। ठीक है, ये डिसीजन नोड होता है, यहाँ पे आपको डिसीजन मेकर को डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, और ये जो गोल टाइप का सर्किल बना होता है इसको बोलते हैं हम लोग चांस नोड, आउटकम नोड और इवेंट नोड। ये तीनों इसके नाम है, चांस नोड, आउटकम नोड और इवेंट नोड। ठीक है, गोल टाइप का बनता है। तो इसमें आउटकम फॉर ए गिवन कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता चलता है। ठीक है, और ये जो आपके ये जो लाइनें दिख रही हैं दैट इज कॉल्ड योर ब्रांचेस। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लाइनें बनाई है दैट दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ द डिसीजन। ठीक है, ये क्या दिखाती है? डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन दिखाती है। ठीक है, आप समझते हैं इसको कैसे। ठीक, तो ये आपके पास गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको ईएमवी अगर निकालने को बोला जाएगा तो आप ईएमवी कैसे निकालेंगे? ईएमवी आप निकालेंगे इस तरह से, ईएमवी स्टार निकालना है, यानी ईएमवी क्राइटेरिया लगाना है आपको उसमें। तो इन दैट केस ईएमवी कैसे निकालेंगे? दीज आर योर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स। ये आपको क्या दिखा रहे हैं? ये आपको दिखा रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन है। या और ये क्या दिखा रहा है? ग्रोइंग और डिक्लाइन क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है आपको स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करना होगा। ईएमवी निकालते कैसे? ये प्रोबेबिलिटीज से सिंपल पे ऑफ मैट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो सेम चीज को अगर आप डायग्राम में दिखाएं तो दिस इज योर डिसीजन नोट। इसमें लास्ट में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे पास 3 कोर्स ऑफ एक्शन है। फर्स्ट वन इज स्टॉक। ठीक है, वो स्टॉक दिखाते हैं, म्यूचुअल फंड दिखा दिया और बॉन्ड्स दिखा दिया। दीज आर योर 3 कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हमने ब्रांच पे लिखा है। ठीक है, ये क्या है? चांस नोड है, आपको यहाँ पे सर्कल बना दिया। इसके अलावा हमारे पास एक चांस नोड पे क्या है? दिस इज 0.4। ठीक है, ये 0.4 और ये 70 दिखा रखा है इसमें, यहाँ पे 70 दिखा दिया। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से इंफॉर्मेशन। अगर मैं स्टॉक में बात करूं, स्टॉक में हमारे पास क्या ऑप्शन है? 0.4 और 70 वाला। तो सबसे पहले स्टॉक दिखाया, उसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक ग्रुप या तो 0.4 वाला या 0.6 वाला, दैट इज रिटर्न हियर। और वो 70 से मल्टीप्लाई होगा और ये -13 से मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज हमने यहाँ पे इस तरह से दिखा दी। ठीक, तो इसका फायदा क्या है? जब आप ये इस तरह से आपने यही सेम चीज को यहाँ पे अगर मैं और चीजों से दिखाऊं, आगे बढ़ाऊं इसको, तो आपके पास क्या आता है? आप इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 70 और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 13 और इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको करके देखेंगे देन द वैल्यू विल बी 20.2।
ठीक है। तो ये 22.2 आएगी। तो उसको हमने ये देखिए ये 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और -13 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 और उसकी जो वैल्यू आएगी 20.2 सपोज करिए आती है, तो उसको हमने इस वाले नोट के यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखिए विच इज योर 20.2। ठीक, सिमिलरली ये जो है दूसरे वाले के लिए आप कैसे करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस 53 और 0.6 मल्टीप्लाई बाय -5, जो भी वैल्यू आएगी वो हमने इस वाले नोट पे लिख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 18.2 आएगा, दैट इज रिटन हियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे थर्ड वाले में, हम लोग क्या करते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो वो चीज कर ली 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20 और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20। तो उसका जब आप करेंगे तो उसके वैल्यू सीधे 20 आने वाली, क्योंकि आपके पास क्या है 20 का एवरेज निकालने की तरह बात होगी, तो दैट इज गोइंग टू बी 20। तो आप चाहे इस तरह से लिख लें या तो इस तरह से एक सिंगल लाइन से भी बना सकते हैं, यहाँ पे गोला भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 20 लिख लें यहाँ पे। ठीक, तो अब ये अब हम लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हमने ये मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन करा, यहाँ पे हमारा 20.2 आया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है 18.2 आया और ये लास्ट में 20 आया। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट इज योर ईएमवी। ठीक है, ईएमवी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले निकाल ली और इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 20.2 की है, तो हमने ये डिसीजन नोट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दैट इज 20.2। तो इस वजह से ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है दैट इज 20.2। दिस इज द स्टेज वेयर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 20.2 इज योर आंसर। ठीक, जैसे आप सिंपल जिससे भी कर सकते हैं, इसको डायग्रामेटिकली आप इस तरह से दिखाया। ठीक है, वही चीज है कि 22 पॉइंट को हमने बॉक्स, ये जो स्क्वायर बॉक्स है उसके वहां पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने डिसीजन ले चुके हैं 22.2 इज योर आंसर, और उसकी वजह से स्टॉक आपका जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन जैसे हम लोग चूज करते हैं ईएमवी के करने, कोर्स एक्शन बेस्ट स्टॉक्स रहता है, तो स्टॉक इज बेस्ट आंसर। और ये प्रोसेस जो सोल्यूशन जो हमने निकाला डिसीजन ट्री में, इसको एक और नाम से जानते हैं फोल्डिंग बैक। अगर आपको डिसीजन ट्री में कोई बोले कि फोल्डिंग बैक करके दीजिए डिसीजन ट्री का, उसका मतलब है कि आपको ये इस तरह से सोल्यूशन निकाल के देना है लास्ट में कि बेस्ट स्ट्रेटजी कौन से रहने वाले। ठीक, दिस इज हाउ वी यूज टू ड्रॉ द डिसीजन ट्री। ओके, तो ये एक सवाल है, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा आपके उस पर। इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, कंस्ट्रक्ट प्रॉफिट टेबल बनानी है, इसके अलावा डिटरमाइन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन निकालना है। ठीक है, यानी इसमें क्या निकालना है, ईएमवी स्टार की वैल्यू निकालनी है। कैसे पता लगा, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात होती है ईएमवी में होते तीन ही है आपके पास, एक तो ईएमवी है, एक ईवीपीआई है वो जो अगले क्वेश्चन में पूछा है, और एक है ईओएल। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात हो रही है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू हो रही है, तो ईएमवी स्टार निकालना आपको। ठीक है, इसमें सिंपल, तो ईएमवी स्टार निकालना, ईवीपीआई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। इसमें ये आपको नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इसको सबको एडिशन कर लेना है। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डेज आए सब कुछ करिए। इसमें 20 डेज आए तो आपको फिर 6 डिवाइडेड बाय 20, मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 20, 14 डिवाइडेड बाय 20, इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक और टेबल बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इन सबको एडिशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पे वैल्यू आए उसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आपके एक तरह से प्रोबेबिलिटी दिखा देगा। ठीक, और ये अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी न्यूज़पेपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक, कि आपको 50 रुपए में बेचना है, आपको कॉस्ट पड़ी 40 के, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, और 15 से 15 केजी के बीच में ही बेच सकता है, तो 15 से 15 केजी के बीच में ही बेच सकता है, ये चीज है आपको। तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार करना है। ठीक, अब ये बताइए मुझे, इस पीपीटी में किसी को कंफ्यूजन है क्या? हेलो जी सर, बताओ, किसी को कोई सवाल है? साहू, नवीन, नो सर, कोई सवाल है तो पूछ लो। नो सर, नो। ठीक, तो आई थिंक अभी वी आर गोइंग टू रैप दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।